Hi everyone, welcome to my YouTube channel NCLEX Education Gurvinder. So before starting video, it's my request to you all, please subscribe my channel NCLEX Education Gurvinder and don't forget to press bell icon for the upcoming videos that is related to NCLEX. So आज का टॉपिक है ethical principles. एज यू नो एथिकल प्रिंसिपल क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये आपको बताता है कि हाउ यू कैन डू दी सेफ प्रैक्टिस, आप कैसे अपनी प्रैक्टिस को ईजिली और सेफ वे में कर सकते हो. सो सबसे पहले इस पॉइंट पे आते हैं कि एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसके बेस पे आप क्या करते हो, अपना डिसीजन बनाते हो और डिसाइड करते हो कि वेदर माय डिसीजन इज राइट और रॉन्ग. सो एथिकल प्रिंसिपल्स कुछ गाइडलाइंस होती हैं जहां पे आपको अपने डिसीजन बनाने में रिगार्डिंग द पेशेंट केयर क्या होता है, मदद होती है. जैसे मान लीजिए एथिक्स अगर मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं तो एथिक्स क्या होते हैं, जैसे कुछ पर्सनल एथिक्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं. अगर पर्सनल एथिक्स की बात करूं, जैसे आपको आपके पेरेंट्स ने सिखाया होता है कि हमें ईमानदार होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, तो ये चीजें क्या होती है, पर्सनल एथिक्स होते हैं. प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं, प्रोफेशन वाइज एथिक्स वेरी कर जाते हैं. जैसे मैं नर्सिंग की बात करूंगी तो हमारे कुछ एथिक्स है, जैसे आपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है, आपने पेशेंट के हमेशा भले के लिए काम करना है, पेशेंट को कोई जानबूझ के कोई भी हार्म नहीं करना है. तो ये क्या चीज होती है, प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं. प्रोफेशनल एथिक्स क्या पर्सन की मदद करते हैं कि वो अपनी सेफ प्रैक्टिस कैसे कर सके और पेशेंट को कैसे क्वालिटी केयर दे सके. सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एथिकल प्रिंसिपल्स. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज द ऑटोनॉमी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी क्या है कि दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो एंड नोमी. ऑटो का मतलब क्या होता है कि सेल्फ, एंड नोमी का मतलब क्या होता है, रूल्स. सो इसमें इसका मतलब क्या है कि पेशेंट के सेल्फ रूल्स होते हैं. तो ऑटोनॉमी क्या होता है, ऑटोनॉमी में पर्सन का खुद का राइट होता है कि वो अपनी केयर के रिगार्डिंग क्या कर सके, डिसीजन ले सके. सो ये एक पेशेंट का राइट होता है. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लीजिए डॉक्टर ने पेशेंट को कोई भी ड्रग प्रिस्क्राइब की है, अब आपको पता है कि इस ड्रग के ये वाले साइड इफेक्ट है और ये एडवर्स इफेक्ट है, तो आपने पेशेंट को क्या किया, आपने पेशेंट को साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट बता दिए हैं. अब पेशेंट का खुद का राइट है, अब पेशेंट की मर्जी है कि वो इस ड्रग को लेना चाहता है या रिफ्यूज करना चाहता है. अगर मान लीजिए पेशेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई इसके तो बहुत सारे साइड इफेक्ट है, मैं ये मेडिकेशन नहीं लूंगा, तो आपको क्या करना है, पेशेंट ने जो डिसीजन लिया है रिगार्डिंग दी सेल्फ केयर, उसको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है. सो ऑटोनॉमी क्या होता है, जहां पे पेशेंट खुद क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग देयर केयर, ट्रीटमेंट, प्रोसीजर. सो सबके बारे में ये लेते हैं, तो आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है. दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, ऑटोनॉमी. नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट प्रिंसिपल है नॉन माल एफिशिएंस. सो नॉन माल एफिशिएंस का मतलब क्या होता है, एज इट नेम सजेस्ट, नॉन का मतलब क्या है, नॉट, माल एफिशिएंस का मतलब है नॉट टू डू हार्म. सो इसका मतलब है टू डू हार्म एंड नॉन का मतलब क्या है, नॉट. सो ऐसा आपने नॉन माल एफिशिएंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी जिससे पेशेंट को हार्म हो. अब हार्म किस टर्म्स में आता है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को किसी भी तरह का फिजिकल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह का आपकी वजह से या आपकी ट्रीटमेंट की वजह से पेशेंट को ये हार्म नहीं होना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड एज ए नॉन मालिफिशियंस. सो नॉन मालिफिशियंस का अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एन एग्जांपल एक पेशेंट है हमारे पास. पेशेंट क्या है, पेशेंट की हाई रिस्क सर्जरी है. अब पेशेंट हाई रिस्क सर्जरी के लिए जा रहा है, तो एक डॉक्टर ने क्या देखा है कि जो पेशेंट का सर्जरी का सक्सेस रेट है, सक्सेस रेट क्या है, बहुत ज्यादा लो है, बट उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, बहुत ज्यादा है. अब इससे क्या होता है कि हमारा एथिकल प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि हमने ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे पेशेंट को हार्म हो किसी भी टर्म्स में. तो आपने अब इसमें क्या देखा है कि एक पेशेंट है जिसकी हाई रिस्क सर्जरी है और पेशेंट की सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है, बट पेशेंट को मान लीजिए कॉम्प्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ पेन बहुत ज्यादा है. तो इसमें डॉक्टर क्या डिसाइड कर रहा है,
एथिकल प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए कि हमें पेशेंट की सर्जरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पेशेंट को बहुत ज्यादा हार्म होने के चांसेस है. So that is the meaning of the non-maleficence principle. So as a nurse, whenever you are deciding to give a care to the patient, you just keep in your mind that principle, that non-maleficence. हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे पेशेंट को हार्म हो. So next principle आता है beneficence. So beneficence का क्या मतलब है? आपने जो भी, beneficence का मतलब क्या है? beneficial. सो आपने जो भी पेशेंट को केयर देनी है दैट शुड बी बेनिफिशियल फॉर अ पेशेंट. इसमें क्या होता है, जैसे आपको पेशेंट के लिए आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, आप पेशेंट की हेल्प कर रहे हो, पेशेंट के बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हो, पेशेंट की वेलबींग को प्रमोट कर रहे हो. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट है. पेशेंट को क्या हो रहा है कि पेशेंट इज हैविंग अ पेन एंड ड्यू टू द पेन पेशेंट इज डूइंग लाइक अ मॉर्निंग कर रहा है पेशेंट. तो आपने क्या किया, बट पेशेंट इज नॉट कंप्लेनिंग टू यू. आपको कंप्लेन नहीं किया, पेशेंट अपने बेड पे पड़ा अपना कर रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है. सो जब भी आप पेशेंट की बेड साइड पे जा रहे हो तो आपने असेस किया है कि पेशेंट इज हैविंग अ पेन. सो आपने पेशेंट को क्या किया, उस टाइम पे आपने पेशेंट को पेन मेडिकेशन ऑफर की है. पेन मेडिकेशन देने के बाद आपने असेस किया कि स्टिल पेशेंट के पेन में कोई भी चेंजेस नहीं है. आपने डॉक्टर को कॉल किया है, आपने अलग पेन मेडिकेशन के लिए पूछा है या पेन मेडिकेशन की डोज इंक्रीज करने के लिए पूछा है. तो ये क्या है, ये एक बेनिफिशियंस का क्या है, एग्जाम्पल है, जहां पे आप पेशेंट के बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो. सो दैट इज द बेनिफिशियंस. यू ऑलवेज डू द वर्क दैट इज अ बेनिफिशियल टू द अदर्स. सो नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल आता है जस्टिस. सो जस्टिस क्या होता है, अगर सिंपल भाषा में देखें, न्याय. आपको क्या करना है, आपको पेशेंट के साथ क्या रहना है, आपको इक्वली पेशेंट को ट्रीट करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर और लाइक देयर इकोनॉमिकल स्टेटस. आप मान लीजिए आपके पास दो पेशेंट है, एक पेशेंट का इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत ज्यादा हाई है और दूसरा पेशेंट मान लीजिए आपके पास होमलेस पेशेंट है. बट इट डजंट मीन यू प्रोवाइड द care to the patient who's like from the more established financial background. ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप पुअर बंदे को कोई केयर नहीं प्रोवाइड करोगे, आप जो ज्यादा इस्टेब्लिश और रिच पर्सन है उसको ज्यादा केयर प्रोवाइड करो. एज अ नर्स यू हैव टू प्रोवाइड द इक्वल केयर टू एवरी पेशेंट. बट इसमें क्या होता है कि आप अपना प्रायोरिटाइज केयर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, कि जिस पेशेंट को जल्दी जरूरत है, इमरजेंसी है, उसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, बट आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे. दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. सो नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वेरेसिटी. सो वेरेसिटी का मतलब क्या होता है, द ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ. सो आपने क्या करना है, पेशेंट के साथ हमेशा ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप बनाना है और पेशेंट को क्या होता है, आपने ईमानदारी से सारी इंफॉर्मेशन जो भी सच है वो बताना है. अगर पेशेंट मान लीजिए आपसे किसी मेडिकेशन के बारे में पूछ रहा है, कोई ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में पूछ रहा है, अगर आपको उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन सही ढंग से है तो आपको पेशेंट को बिल्कुल सच बताना है, बिकॉज आपकी इन्फॉर्मेशन पे पेशेंट के फर्दर डिसीजन डिपेंड करते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पेशेंट को आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या आप पेशेंट को कोई सच इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो. आपको पेशेंट के साथ क्या करना है, एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप बनाना है और उसको सच इन्फॉर्मेशन देनी है. अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है सो यू कैन आस्क फ्रॉम द डॉक्टर, और आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो कि आप डॉक्टर के साथ क्लैरिफाई कर सकते हो. बट एज अ नर्स आपको क्या करना है, आपको पेशेंट के साथ क्या बोलना है, सच बोलना है और अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है. सो दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ द वेरासिटी. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपसे पेशेंट या उसकी फैमिली मेंबर कोई आपसे सजेशन मांग रहे हैं रिगार्डिंग द पेशेंट केयर, या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन पेशेंट को बिल्कुल ही सच इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को बोल सकते हो कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो आप डॉक्टर से इसको डिस्कस करो. बट आपने खुद से कुछ भी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को झूठ मूठ नहीं देनी है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वेरासिटी. नेक्स्ट आता है फिडेलिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिडेलिटी? इट इज अ फेथफुलनेस. सो एज अ नर्स आपको क्या होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए रिगार्डिंग योर जॉब. नेक्स्ट क्या होना चाहिए, यू कैन कीपिंग अप प्रोमिसेस विद द पेशेंट एंड मेंटेनिंग द ट्रस्ट. सो आपने क्या करना है,
आप जो भी पेशेंट के साथ प्रोमिस कर रहे हो आपको उसको कंप्लीट करना चाहिए, पेशेंट के साथ ट्रस्ट को डेवलप करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप कोई पेशेंट है, पेशेंट आपसे कोई मेडिकेशन मांग रहा है, आपने पेन मेडिकेशन दे दिया, बट आप पेशेंट को प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं 10 मिनट्स के बाद आती हूँ, देन आपको असेस करती हूँ, अगर पेन नहीं रिलीफ हुआ तो मैं डॉक्टर से कॉल करूंगी। बट अगर आप पेशेंट, आपके पास 4 पेशेंट की असाइनमेंट है, सो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप दूसरे पेशेंट की भी केयर कर रहे हो तो आप 10 मिनट्स के बाद या तो किसी को वहां पे भेज रहे हो या पेशेंट के पास खुद जाके पेशेंट से जो भी पेशेंट की कंडीशन है असेस कर रहे हो, मेडिकेशन दे रहे हो। सो दैट मीन्स क्या होता है कि जो भी आपने पेशेंट के साथ प्रोमिस किए हैं तो वो आपको क्या करना चाहिए, कंप्लीट करने चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके और एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो सके। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द फिडेलिटी। सो नेक्स्ट, एथिकल प्रिंसिपल्स के अंदर एक और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड एज ए एथिकल डायलेमा। सो एथिकल डायलेमा क्या होता है, व्हेन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी 2 प्रिंसिपल्स। अब जब 2 प्रिंसिपल्स के बीच में आपको कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है कि ये वाली चीज ठीक है और ये वाली चीज ठीक है, तो दोनों प्रिंसिपल्स वहां पे अप्लाई हो रहे हैं, बट आपको चूज एक करना है, तो उसको बोलते हैं एथिकल डायलेमा। अब मैं आपको विद एग्जाम्पल ही बताती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉन माल एफिशिएंस और वेरासिटी प्रिंसिपल के बीच में क्या हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, बट आपको चूज करके पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। अब इसको चूज करने के लिए यहाँ पे हमें क्या लगाना होता है, एथिकल रीजनिंग। अब इसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे पास एक पेशेंट है, पेशेंट इज अ टर्मिनली इल एंड पेशेंट इज हैविंग अ मेंटल हेल्थ इश्यूज, बट पेशेंट इज गोइंग टू डाई वेरी सून। तो डॉक्टर ने क्या बोला है कि पेशेंट को, आप पेशेंट अगर पूछता है कंडीशन के बारे में आप बता दीजिए, बट आप इतना डीप मत बताइए बिकॉज पेशेंट के मेंटल हेल्थ इश्यूज है। अब डॉक्टर क्या बोल रहा है कि अगर आप पेशेंट को ये बताएंगे कि आप बहुत जल्दी मरने वाले हैं तो पेशेंट के मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पे अगर आप पेशेंट को क्या कर रहे हो, पेशेंट को सच बता रहे हो। अगर सच बता रहे हो तो पेशेंट के क्या हो रहे हैं, आप पेशेंट को मेंटली हार्म कर रहे हो। और ये हमारा प्रिंसिपल कह रहा है कि आपको हमेशा पेशेंट को क्या बोलना है, सच बोलना है, ट्रूथ बोलना है, आपको सच इंफॉर्मेशन देनी है। अब अगर बताते हैं पेशेंट को तो पेशेंट को मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, अगर हम पेशेंट को नहीं बताते तो हम इस प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि पेशेंट को बताएं या ना बताएं। अगर सच नहीं बताते तो ये वेरासिटी के प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो। अगर आप पेशेंट को यहाँ पे सच बता रहे हो तो पेशेंट को क्या हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो आप पेशेंट को इमोशनली क्या कर रहे हो, हार्म कर रहे हो। बट हमारा प्रिंसिपल क्या होता है कि आपको पेशेंट को हार्म नहीं करना। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको एथिकल रीजनिंग अप्लाई करनी है। एथिकल रीजनिंग में सबसे पहले क्या करना है, आपको सिचुएशन असेस करनी है कि पेशेंट टर्मिनली है, ओके, पेशेंट को मेंटल हेल्थ इश्यूज है, पेशेंट इज गोइंग टू डाई वेरी सून। तो आपने सिचुएशन असेस की। अब उसके बाद आपने असेस किया कि कौन कौन से फैक्ट्स हैं। मेंटल हेल्थ इशू वाला फैक्ट है पेशेंट का ये अगर आप बताते हो तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अब इसके बाद आपने देखा कि कौन से 2 प्रिंसिपल में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। देन इसके बाद आप क्या एक्शन ले सकते हो, मैं पेशेंट को अगर सच बताऊंगी तो ये हो जाएगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, बट अगर मैं पेशेंट को डीप इंफॉर्मेशन नहीं देती तो ये वाला कंसर्न नहीं होगा पेशेंट का, ठीक है। तो उसके बाद आपने पॉसिबल डिसीजन बनाए। पॉसिबल डिसीजन बनाने के बाद आपने यहाँ पे फाइनल डिसीजन लिया कि ओके, मैं पेशेंट को क्या करूंगी, मैं नॉन माल एफिशिएंस वाला प्रिंसिपल क्या करूंगी, मैं इसके साथ जाऊंगी। तो आपने क्या किया, फाइनल डिसीजन बनाया। देन यू हैव टू जस्टिफाई योर डिसीजन विद द एथिकल प्रिंसिपल्स। सो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिचुएशन को असेस करना है। देन आपको देखना है कि व्हाट आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू द सिचुएशन। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि किन प्रिंसिपल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। देन आपको पॉसिबल एक्शंस, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं इसके साथ भी जा सकती हूँ, मैं इसके साथ भी जा सकती हूँ, बट देन आपको देखना है कि अगर इसके साथ जाऊंगी तो क्या पॉसिबल इफेक्ट होंगे, इसके साथ जाएंगे तो क्या होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फाइनल डिसीजन लेना है। देन यू हैव टू जस्टिफाई योर डिसीजन विद द ethical principle. So I think this video is useful for you all,
and please don't forget to subscribe my channel, that is NCLEX Education Gurvinder, and press bell icon for the upcoming videos. Thank you so much.